कथित ऑडियो वीडियो को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और कहीं ना कहीं अब केंद्र पर भी जाकर ये सियासत अटक गई है। चलिए इसी हमारे साथ प्रभा झा जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी आप कुछ अगर पूछना चाहें। बिल्कुल, धन्यवाद करिश्मा, और प्रभात जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। प्रभात जी, 2 दिन से मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है और ये बात कही जा रही है कि शिवराज जी ने जो उनका कथित ऑडियो या वीडियो, जिसकी बात कांग्रेस बार बार कर रही है, जिसमें शिवराज जी के हवाले से कथित रूप से ये कहा गया है कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद सरकार गिराने की जो रणनीति थी उसको लेकर आगे बढ़े। कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा और आपने भी ये कहा कि कोई भी काम ऊपर से पूछकर ही किया जाता है, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होती ही है, और जो राजनीतिक इतना बड़ा घटनाक्रम है तो क्या मसला है। और कांग्रेस इसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश भी कर रही है। प्रभात जी, उसका आरोप है कि लोकतंत्र को एक तरह से उसके हनन करने वाले एक कारक फैक्टर के तौर पर बीजेपी काम कर रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। राजस्थान में भी और इसके पहले महाराष्ट्र में भी बीजेपी इस तरह की कोशिश में अब लग गई है, ये भी कांग्रेस का आरोप है। बहरहाल मध्य प्रदेश से जुड़े इस मामले पर और इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देने की कांग्रेस की कोशिश पर आपका क्या कहना? जी शरद जी, मेरा कहना बहुत साफ है जी। इस घर को आग लगी घर के चिराग से। अपना घर संभाले नहीं संभलता उनसे। विचार ये करें कि उनके घर के लोग नाराज क्यों हो रहे हैं जी। अपनी ही पार्टी को लेकर, विधायकों को लेकर भागना क्यों पड़ रहा है। अब इसमें हमारा क्या, ये राजस्थान में भाग रहे हैं, हम क्या करेंगे उसके लिए। और आपने जो सवाल बेसिकली ऑडियो वीडियो जो भी चला उसका कहा है, कांग्रेस के पास आरोप अच्छा, कांग्रेस हमको कभी श्रृंगारित तो करेगी नहीं, अलंकारित करेगी नहीं कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। सरकार क्या वो कोशिश नहीं कर रही थी जी कि बेंगलोर जाकर हम पटाकर ले आएंगे? सफलता मिली क्या उनको? क्या दिग्विजय सिंह जी नहीं कहे गए? अब वो विधायकों को चोर बदमाश क्या क्या नहीं कह रहे हैं। सवाल ये है कि अगर हमारा कोई दरवाजा खटखटाएगा कि हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। अच्छा शरद जी, मैं कोई साधु संत वाली पार्टी में काम करता हूं क्या? सरकार बनाने के लिए, सेवा करने के लिए सरकार एक प्रतिकूलता देती है, अनुकूलता देती है सेवा करने के लिए, और इसीलिए तो हम सरकार में आते हैं। और अगर कोई सरकार हमको आती है तो क्या हम पहले दिन से ही विकलांग सरकार में तो हमेशा बोलता था कि कमलनाथ जी नेता कम उद्योगपति हैं, हमेशा कहता हूं, और है भी, वो सत्य ही है। और वो समझ नहीं पाए, अपने घर को संभाल नहीं पाए, और उनके घर के लोग आए कि हम चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर सरकार बना दें। तो हम क्या कहते हैं? नहीं भैया, हमको सरकार नहीं बनाना है, दूर जाओ, भाग जाओ यहां से। पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहे थे, त्राही त्राही मची हुई थी। बेरोजगारी भत्ता से लेकर सब देने का वादा जो उन्होंने अपने पत्र में किया था, जो घोषणा पत्र में किया था, कोई पूरा नहीं हो रहा था। और 1.5 साल में शिवराज सिंह चौहान 1 मिनट बैठे नहीं, रात दिन अनवरत घूमते रहे। मेरी पार्टी का कोई नेता नहीं बैठा, मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बैठा। त्रासदी के दौर से मध्य प्रदेश गुजर रहा था, और ऐसे में क्या हम अपने केंद्र के नेताओं से नहीं पूछेंगे? आज आप समाचार के प्रमुख हैं इस चैनल के, शरद जी, क्या आपके अंतर्गत काम करने वाले आपसे पूछकर ही कहीं जाएंगे? प्रभात झा के यहाँ जरा जाओ, इंटरव्यू ले आओ। कोई भी काम आप असाइन करेंगे तो आपसे पूछ के ही करेंगे। क्या हम अपने केंद्र के नेताओं से नहीं पूछते? क्या सोनिया गांधी से बिना पूछे ये करते हैं कुछ? सवाल क्या है कि आप करें तो अच्छा, हम करें तो खराब। कर्नाटक में किसने किया था? महाराष्ट्र में हमारी सरकार हमारी आज भी 105 सीटें हैं, और वैचारिक विरोध रहने के बाद भी आप किसका समर्थन ले रहे हैं? हमने भी किया जम्मू कश्मीर में देश के हित में फैसला, फ्रैक्चर मैंडेट आया था, लेकिन जब देश का सवाल आया तो नमस्ते किया कि महबूबा जी आपका रास्ता अलग। हमने कोशिश की थी कि फ्रैक्चर मैंडेट में दोबारा चुनाव न हो, देश न डूबे, वहां की जनता को लाभ मिले, लेकिन नहीं संभला। सवाल सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस है कहां? मैं आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र के 2 पहिए होते हैं, एक सत्ता, एक विपक्ष। दुर्भाग्य से जैसे कोरोना दिख नहीं रहा है ना,
ऐसे ही अदृश्य कांग्रेस भी दिखेगी, कभी दिखेगी नहीं अगर ये हालत रहे तो। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि मेरे घर के लोग नाराज क्यों हो रहे हैं, मेरे घर के लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए। और आपका घर कोई ये भारत तो अतिथि देवो भव वाला देश है। आपका घर छोड़ के हमारी विचारधारा में आए तो हम तो स्वागत करेंगे, आइए भैया। और आप कहें कि नहीं हम बड़े साधु संत सरकार नहीं बनाएंगे, ये तो हमारे मन में भी नहीं। हम तो सेवा भाव से काम करते हैं, स्पष्टता से कहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उनके समर्थक को लेकर आए, हमने कहा हमारी सरकार बनेगी, सब मिलजुल कर मध्य प्रदेश में करेंगे, क्योंकि इन्होंने 1.5 साल में बहुत आतताई मचा दी थी। त्राई त्राई जनता कर रही थी। जिस संबल योजना से जिंदगी बदल रही थी लोगों की, उस संबल योजना तक को बंद कर दिया था। लाडली लक्ष्मी योजना से लेके 172 योजनाओं पे लॉकडाउन कर दिया था, बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था। और इसलिए जरूरत थी कि मध्य प्रदेश के लोगों की भावना की कद्र की जाए। मध्य प्रदेश में जहां जाते थे हम लोग, एक ही बात आती थी, अरे साहब कब मामा आएंगे, कब मामा आएंगे, कब आपकी सरकार आएगी। तो कौन सा गुनाह कर दिया हमने। और शिवराज जी ने कहा कि केंद्र से पूछ के करेंगे, तो इसमें क्या गलत बात कर दी, क्या आपका ये जो तर्क है या ये जो तर्क है, ये इस मायने में रैशनल हो सकता है कि कोई भी बात पार्टी के सीनियर लीडर से, केंद्रीय नेतृत्व से या आला कमान से जो भी नाम दिया जाए उससे पूछकर ही किया जाता है। हम विवेक तनखा जी को भी ज़रूर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन लेना चाहेंगे। प्रभा जी मैं रोकना चाहूंगा आपको एक मिनट। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा जी, और जो इश्यूज आपने उठाए हैं मैं उस पर उनका जवाब जरूर लेना चाहूंगा। विवेक जी, प्रभात जी ने कई प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने एक तो ये बात कही है कि बीजेपी कोई साधु संतों की पार्टी नहीं है, और वो जो है वो ऐसा मौका था जिस तरह की परिस्थितियां थी, और उनका ये भी कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व से पूछकर कौन काम नहीं करता, क्या कांग्रेस पूछकर काम नहीं करती। तो बड़ा प्रश्न यही है कि जो परिस्थितियां थी उसमें बीजेपी ने अपने नेताओं से तो परामर्श किया ही, यही कहना है प्रभात जी का, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी इससे पहले यही बात की है। जी क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी इसको प्ले डाउन करने की कोशिश कर रही है, जो स्वाभाविक है। मतलब क्योंकि उनके पास और तो कोई डिफेंस इसका हो भी नहीं सकता है। जी देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी आज राजनीतिक बात जो है, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। जी एक तो क्या ये पहले तो कह रहे थे कि ये कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का खेल है, कल बीजेपी ने बोला। जी पहला रिएक्शन उनका ये था, इसको डिनाई करो। जी जब ऑडियो वीडियो सब सामने आ गया और आज उनके मंत्री जी ने भी कह दिया नहीं ये तो सब सच है, बिल्कुल ठीक है, तो अब डिनाई नहीं कर सकते, तो इसलिए अब कहते हैं कि हाँ भाई ये तो सच है, बट अब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये एक्सप्लेनेशन तो कल सुबह भी दे सकते थे, वो बहुत छोटी सी बात थी। जी मगर नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मकसद दूसरा था। कहने का मकसद ये था कि जो पूरा निर्णय जो लिया गया ये एट द हाईएस्ट लेवल 2 लोगों ने लिया। जी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, और नड्डा साहब भी थे उसमें। जी नाउ नड्डा साहब थे, वो तो पार्टी के लीडर हैं, ठीक है। जी आप ये बताइए, अगर अटल जी जिंदा होते, जी क्या अटल जी ऐसी स्थिति में इस प्रकार की परमिशन देते? जी मैं तो ये प्रश्न बीजेपी से करना चाहता हूँ। जी क्या बीजेपी ने नैतिकता को बिल्कुल छोड़ दिया है, बलाय ताक कर दिया है? जी क्या प्रजातंत्र में अब नैतिकता की कोई जगह नहीं है? जी देखिए, लोग डिफेक्ट करेंगे, आएंगे जाएंगे, ये एक राजनीतिक सच है, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। बट आपने किस प्रकार से किया? आपने उनको बंधक बनाया। जी आप उनको अपने प्लेन में बेंगलुरु ले गए, आपने उनको लोगों से मिलने नहीं दिया। जी सिंह जी गए, जो कांग्रेस के लीडर थे, जी वो स्वतंत्र नहीं थे लोगों से मिलने के लिए। जी ये आपत्तिजनक है। ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोग देखते थे ना, यूआर और पीआर के मत कैसे प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में उठा के ले जाते थे। जी अब हम असेंबलीज में देख रहे, हो सकता है कुछ दिन बाद हम अगर बीजेपी रहेगी तो हम पार्लियामेंट में भी देखेंगे। विवेक जी, एक और सवाल जो है कि अगर परिस्थितियां ये होती, ये भी बीजेपी की तरफ से पूछा जाता है कि अगर परिस्थितियां भिन्न होती और कांग्रेस की ये परिस्थिति की जगह बीजेपी की ये परिस्थिति होती तो कांग्रेस क्या करती सर?
देखिए, सरकार गिर रही है अपने अपने कॉन्ट्रडिक्शन से। जी, उसमें कोई उस सरकार को नहीं बचा सकता। जी, और ना, क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं होता है, क्योंकि आपके लोग आपको खुद छोड़ के जा रहे हैं। जी, और दूसरा तरीका होता है कि हमारे लोगों को आप पकड़ के ले जा रहे हो। जी, आप उनको कुछ कंसिडरेशन के लेके जा रहे हो। जी, आप उनको अपने साथ बंधक बना रहे हो। आप उनको असेंबली में वापस नहीं आने दे रहे हो। जी, अब जब लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनको मिलने नहीं दे रहे हो। जी, ये सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, अगर इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर इस प्रकार के दिन और देखेगी, तो इस इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक फार्स होगी, एक झूठी डेमोक्रेसी होगी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस इसको जिस तरह से एक नेशनल पर्सपेक्टिव देते हुए मध्य प्रदेश के रेफरेंस के साथ ये कह रही है कि बीजेपी पर आरोप है उसका कि चुनाव की प्रणाली पर, लोकतांत्रिक प्रणाली पर उसका भरोसा नहीं है बीजेपी का, और बीजेपी कांग्रेस पर खासतौर से टारगेट कर रही है। शायद वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को अभी छोड़ा नहीं है बीजेपी ने, और जहां भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, या आप बात कर लीजिए महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सेदारी है, राजस्थान में फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट है, वहाँ भी बीजेपी की निगाहें बड़ी मजबूती से लगी हुई हैं। और राजस्थान का जो रिसेंट राज्यसभा का डेवलपमेंट है जिसका रेफरेंस आपने दिया, वो ये बताता भी है कि बीजेपी उससे फायदा उठाने की कोशिश तो कर रही है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए शरद जी, जी, विपक्ष कमजोर हो यह हमारी मंशा तो होगी ही, लेकिन जो विपक्ष अपने ही बोझों से दब रही हो तो हम उसमें क्या करेंगे? अगर गुजरात के 7 विधायक आए हैं तो क्या हम उनको क्या कहें, नहीं चाहिए हमको राज्यसभा में आपकी संख्या नहीं चाहिए हमको? सवाल क्या है कि वो क्यों छोड़ रहे हैं पे विचार कांग्रेस को करना, हमको नहीं करना है। हम तो हमेशा कहते हैं कल का विरोधी आज का समर्थक। हमारा तो घोष वाक्य है कि कल जो हमारा विरोध है, हम अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने कार्य पद्धति से, अपने कार्यशैली से, अपनी विचारधारा से आज के विरोधियों को कल का समर्थक बनाए। यही तो कारण है कि 2 से 303, एक बार नहीं 2-2 बार। और जो देश की जनता समझ रही है शरद जी, दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेता नहीं समझ रहे हैं। मैं तो यह मानता हूं कि आम जनता ज्यादा समझदार है इन बड़े कांग्रेस के नेताओं से, उनको समझ में आ रही है। और विचारधारा का विस्तार कौन नहीं करना चाहेगा? क्या हम नहीं जानते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आने से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कमजोर होगी? हम नहीं जानते क्या? और कांग्रेस कमजोर हो क्या यह हम नहीं चाहेंगे? क्या हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो? मैं तो ऐसी पार्टी वाला मैं नहीं हूं कि मैं तो सोचता हूं कि विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन लोकतंत्र का पहिया जिससे चले, लेकिन विपक्ष कमजोर हो, ये हमारी तमन्ना। अब खुद ही अपने बोझ से दब रही है कांग्रेस और हम पर आरोप लगा रही है। देखिए, नेशनल बनाए, प्रोविंशियल बनाए, उसमें हमको कोई, दुनिया जानती है, दुनिया सच के निकट रहती है और कांग्रेस सच से बहुत दूर रहती है। यह अंतर है। हम सच के निकट रहना चाहिए, हमको सत्य को समझना चाहिए और मनुष्य के दोष गुणों को समझना चाहिए, संस्थाओं के दोष गुणों को समझना चाहिए। क्या हम भूल गए कर्नाटक में सरकार हमारी सबसे बड़ी बनी, आपने सरकार बना ली? महाराष्ट्र का क्या हम भूल जाएंगे? शुरुआत किसने की है? ये सब ये आपने नहीं की है। शुरू में किसने कहा था निर्दलियों को लीजिए, फला को लीजिए, भाजपा के? नारायण त्रिपाठी और शरद कौल के पास कौन गया था? मुझे बताएं, जो भी कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, जवाब दे इसको। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी? शुरुआत आपने की मध्य प्रदेश में, और जब आपका बुरा हुआ तो आप कह रहे भाजपा करें। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जब आपके दामन साफ नहीं है तो हमारे दामन पर कीचड़ फेंकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। प्रभात जी, ये बात ठीक है कि नारायण त्रिपाठी और शरद कौल को लेकर एक पहल जो क्रॉस वोटिंग की थी मध्य प्रदेश विधानसभा में वो हुई, और उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना गया और कांग्रेस ने उसका माइलेज या एडवांटेज भी लेने की कोशिश की। लेकिन मैं इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक विचारक राजनेता के तौर पर भी देखता हूं और एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर भी मैं आपको देखता हूं, क्योंकि पत्रकारिता आपके खून में है। आपकी शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर हुई और आज भी लिखना और पत्रकारिता आपका प्रमुख शौक है, ये मैं जानता हूं। आखिर हम इस तरह की राजनीति, आपने बहुत ईमानदारी से ये बात कही कि हम कोई साधु संतों की पार्टी नहीं है, राजनीति में आए हैं तो सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है, ये आपने बहुत दृढ़ता से बात की।
बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन फिर भी आखिर हम एक कैसी राजनीतिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ना कांग्रेस को ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन मैं सबके सामने, सारे राजनीतिक दलों के सामने ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर इस तरह से सरकारें बनेंगी या गिरेंगी, किसकी गलती है? जनता की गलती बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक दलों की अपनी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन हम एक कैसी राजनीतिक व्यवस्था छोड़ रहे हैं जहां कुछ विधायक कुछ दिन पहले किसी एक पार्टी के साथ होते हैं और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो दूसरी पार्टी के साथ हो सकते हैं। इनकी क्या विचारधारा है, इस पर खूब बहस हो सकती है। बीजेपी की विचारधारा है, बिल्कुल है, मजबूत विचारधारा है। पवैया जी ने अभी एक दिन पहले हमसे बातचीत में कहा कि जो बीजेपी में आकर बीजेपी का हो जाए सच्चे तरीके से, वही हमारा साथी है, और बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये राजनीतिक व्यवस्था हम क्या सौंप रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ी को सर? इस पर आपका कमेंट। जी देखिए शरद जी, पहले दिन से यह सरकार एक जिसको कहते हैं दिव्यांग सरकार थी, विकलांग सरकार थी। पहले दिन से हमको बहुमत नहीं मिला, हम 109 थे, ये 114 थे। हमने ईमानदारी से, राज्यपाल जी ने इनको बुलाया। आप देखिए, पहले दिन से लगातार बयान आते हैं कि भाजपा के लोग हमारे संपर्क में हैं, भाजपा के लोग हमारे संपर्क में। देखिए देखिए, ये दो लोग हम ले आए, शरद कौल और नारायण त्रिपाठी जी को बदनाम कर दिया। अरे कुछ क्या हुआ मैं नहीं जानता उसमें, लेकिन ये शुरुआत क्यों बार बार कह रहे थे कि भाजपा के 15 लोग हमारे संपर्क में? एक एक के बयान आपके चैनल पर होंगे, सब ने कहा था। और हम तो विपक्ष में हैं, हम तो चाहेंगे ही कि सरकार गिरे। आपका जो मौलिक प्रश्न है कि लोकतंत्र में क्या ऐसा होना चाहिए, सवाल यह है कि शुरुआत किसने की है? ये राजनीति है, सठम साठ्यम जो जैसा करता है उसको भरना पड़ता है। आप वो कहें कि आप वैसा करिए और हमको कहें आपकी रुद्राक्ष की माला फेरे। मैं लौटता हूं आपकी तरफ। और इस वक्त हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर मध्य प्रदेश के और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी हैं। मुझे लगता है मैं एक रिएक्शन उनका लेकर फिर मैं ज़रूर आपसे भी जवाब चाहूँगा। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर आपका, और जानना चाहूँगा आपसे इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से प्रभात जी का भी ये कहना है और दावा है कि हर चीज़, और अभी कैलाश विजयवर्गीय जी को भी हमने सुना, दोनों वरिष्ठ नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि कोई भी काम किया जाता है, राजनीतिक घटनाक्रम कोई होता है तो पार्टी के केंद्रीय नेताओं से पूछकर ही होता है, चाहे कांग्रेस भी इसका अपवाद नहीं होगी। क्या आप देखते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे विषय को उठा रही है, अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व की घेराबंदी बीजेपी के करने में भी वो जुट गई है? किस तरह से आप सारे विषय को देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि राजनीति में ये बड़ा असामान्य घटनाक्रम है? खरीदने वाले तो यही कहेंगे कि असामान्य घटना है जी, लेकिन शुरू से बात हो रही थी जी, कि जब चाहेंगे तब गिरा लेंगे, और शिवराज सिंह जी ने जो कहा वो साबित हो गया। अब यदि नैतिक मूल्यों का प्रश्न की बात कहें, यदि दम हो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में, तो जो संशोधन हुआ था चुनाव आयोग का नियम कानून में, यदि कोई डिफेक्ट करता है तो 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। वो करवा दे, फिर उसके बाद अपने आगे प्रांतों में बात करें। अजय जी, लेकिन इससे आप सहमति होंगे कि कोई भी घटनाक्रम राजनीति में, प्रभात जी ने अभी ये भी कहा कि बीजेपी साधु संतों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस भी शायद ये कह सकती है, या आप अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो वो आपका अधिकार है। क्या आपको लगता है कि अगर परिस्थितियां भिन्न होती, बीजेपी की जगह कांग्रेस होती इस स्थिति में और बीजेपी की सरकार डगमगाती होती, कांग्रेस का क्या स्टैंड होता सर? नहीं, ये उदाहरण सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए उसमें मत देखिए आप जी। अभी गुजरात में उन्होंने 2 विधायकों को लिया जी। कल से अशोक गहलोत जी कह रहे हैं हमें खतरा है। मात्र ये है कि भाजपा को राज्यसभा की सीटों और ज्यादा चाहिए जी। तो ये भी बात रखे प्रभात झा जी, और फिर उसकी बाद बात करें। बात सही है कि साधु संतों की पार्टी नहीं, वैसे साधु संतों की बात करते रहे हरदम, लेकिन जब मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बात हुई तो कमलनाथ जी ने दिया था,
शिवराज सिंह जी ने 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं दिया था, चाहे वो महाकाल हो चाहे ओंकारेश्वर हो। मुझे लगता है हम फिर कोशिश करेंगे। अजय जी का लगता है फोन कट गया है। प्रभात जी, दल बदल कानून की तरफ इशारा कर रहे थे अजय जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत इम्पार्शियल तरीके से देखती है तो वो क्यों नहीं दल बदल कानून में संशोधन करने की बात करती है। जी, दल बदल कानून में संशोधन किसने किया था? 1/3 से 2/3 किसने लिया था? मंत्रिमंडल के गठन में सीमित सीमाएं होंगी, ये किसने लिया था? सवाल क्या, देखिए यहां जो परिस्थिति है शरद जी, वो राजनीतिक दृष्टि से अलग है। मेरा कहना है कि पहले दिन से हम सरकार हम गिराएंगे ही सरकार, हम तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन सरकार बचाने के लिए वो क्या क्या कर रहे थे वो नहीं बताएंगे। शुरुआत किसने की ये नहीं बताएंगे। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लोगों को बिठाया था? बड़ा प्रश्न, आप सहमत होंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक राजनेता हैं, क्या नैतिकता का प्रश्न अब राजनीति में नहीं रह जाएगा सर? सवाल देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बिना नैतिकता प्रामाणिकता के, प्रतिबद्धता के समाज कभी चल नहीं सकता, राष्ट्र कभी चल नहीं सकता, समाज संस्थाएं नहीं चल सकती, राजनीतिक दल नहीं चल सकते। लेकिन स्थितियां जब मुझे मालूम है कि मैं स्वस्थ मेजॉरिटी से नहीं आया हूं, मैं पूरी तरह से, मुझे सरकार में जनादेश नहीं मिला है, वह सरकार किस तरह से वो अपने को और सतर्कता रखना चाहिए। आप सतर्क रहे नहीं, आप लिखते हो, देखते हो जी कि नजर हटी दुर्घटना घटी। अब आप कहें कि हम बैठे रहे कि नहीं नहीं सरकार नहीं बनाएंगे, आप मुझे बताइए क्या हम बुलाने गए थे किसी को कि नहीं आप आइए 22 लोग इस्तीफा दे दीजिए, हम गए थे क्या? कोशिश अपनी अपनी सबने की होगी, लेकिन जब वो आए तभी तो हमारे मन में भाव आए, नहीं मध्य प्रदेश में आताई हो रही है, मध्य प्रदेश में अलग माहौल है, क्यों नहीं सरकार बनाया जाए, अनुकूलता में समाज की सेवा करने में ठीक रहता है। और अगर ये मेरी जगह कांग्रेस होती तो क्या वो नहीं करती ऐसा? सवाल क्या है कि आपके पास हो जाए तो आपका गुड़ मीठा है, मेरा गुड़ खट्टा है, ऐसा नहीं होता है। जो मूल प्रश्न आपने किया है नैतिकता का, नैतिकता की बात शरद जी वही कर सकता है जो नैतिकता की शिला पर चलता हो। कहां चल रहे हैं वो लोग? आप कहते हैं कि नहीं मुझे मेजॉरिटी नहीं मिली है, मैं अच्छे से काम करूंगा, मुझे समर्थन, रोज सरकार गिर रही थी, रोज सरकार बचाने में तो गई है ये पूरी तरह से। सरकार बचाने गिरने में ही तो सरकार चली गई, जनता तो नजरों से ओझल हो गई थी। इसलिए ऐसी सरकार का गिरना तय था, और इसीलिए अब चुनाव में जीत कर जब आएंगे, बहुमत होगा, तो वह सरकार हनक से चलेगी, डर कर नहीं चलेगी, गिरने के भय से नहीं चलेगी। निर्णय नहीं हो रहे थे, आपने देखा कि ट्रांसफरों का क्या माहौल बना था, क्या कितने दुख से एक मुख्यमंत्री कहता कि सचिवालय अड्डा बन गया था जी। शिवराज सिंह जी की भाषा कभी नहीं रही आज तक, कभी नहीं, लेकिन दुखी थे वो। और कल 2 दिन से लगातार वो कहने कि मेरा सचिवालय अपवित्र कर दिया इन लोगों ने। जनता का सचिवालय जनता के लिए होता है, दलालों का अड्डा नहीं होता है। और इसलिए वो सब बातें कांग्रेस की लोग इसलिए नहीं सुन रहे हैं अब। अच्छा, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, शरद जी आश्चर्य होगा, दुखी क्यों ये लोग? एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा इनको, 24 के 24 में ये बीजेपी के लोगों को संपर्क कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग जा नहीं रहे, कहां से लाएंगे प्रत्याशी? इसलिए घबराहट है, और खुले रूप से दीवार पर लिखा है कि 24 की 24 सीटों में बीजेपी जीतने की ओर बढ़ रही है। हमारा कार्य शुरू होगा, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाने लगे हैं तरीके से, सारे कोरोना के नॉर्म्स को मान्यता करते हुए। कल भी आपने देखा नितिन गडकरी जी ने पूरे लाखों लोगों को संबोधित किया। जी जी, बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभात जी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात झा जी। बहुत खुलकर भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है नैतिकता का प्रश्न है, प्रामाणिकता का प्रश्न है, लेकिन ये उस राजनीतिक दल के लिए है जो इस शुचिता मूलक राजनीति के साथ काम करता है। और उनका दावा ये भी है कि कोई भी राजनीतिक दल होता, हम राजनीति में आए हैं तो सरकार बनाने के लिए आए हैं, और जो भी परिस्थितियां थीं उसके लिए बीजेपी को आरोपित करना ठीक नहीं है, या केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी को उसमें कहीं
आरोपों के दायरे में लाना ठीक नहीं है। कांग्रेस की अपनी अंतर्निहित खामियों की वजह से सरकार गिरी है, ऐसा उनका कहना है। अजय सिंह जी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़े, वो कहते हैं कि सारी चीज़ें अब साफ हैं और अगर बीजेपी नैतिकता या शुचिता की बात करती है तो वो दल बदल कानून में संशोधन करे और इसको रोके और उसके बाद वो आगे बढ़कर बात करे कि उसको क्या करना है। और अजय सिंह ये भी आरोप लगाते हैं कि सारी चीज़ें बहुत साफ हैं, चाहे कर्नाटक की बात हो या राजस्थान में अशोक गहलोत जी का वक्तव्य हो। राज्यसभा सीटों को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं बहुत हमलावर है, आक्रामक है और उसकी कोशिश है कि वो इस कार्रवाई को अंजाम देकर, ऐसा भी आरोप है अजय सिंह जी का कि वो सरकारों को गिराकर लोकतंत्र का अपहरण करके, ऐसा भी आरोप है कांग्रेस का, और वो राज्यसभा की सीटों को बढ़ाना चाहती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मैं रुख करूंगा करिश्मा की तरफ। करिश्मा। बिल्कुल शरद जी, दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में कैसे इस पर सियासत और गर्माती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।